कंपैरेटिव सेशन कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन अंतर्गत सेशन नंबर 7वां। आज के हमारे सेशन का प्रथम विषय है रोग अनुसार स्नेहपाक का प्रयोग। ये पंचकर्म अंतर्गत विषय है। ये एफएक्यू है। ये प्रश्न कई बार विविध परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर दो मत मुख्य है, चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता। यहाँ पर दोनों के मत कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए जो टेबल फॉर्मुलेशन मेथड है उसी का आपको यूज करना है। इसका सूत्र है, इसकी ट्रिक है चरक एन पीबीए। चरक एन पीबीए। सुश्रुत में सुश्रुत वाली ट्रिक है सुश्रुत पी ना। जैसे कि नाम होता है ना पीना, तो यहां पर सुश्रुत पी ना के बी, पीना के बी। चरक का स्नेहपाक का प्रयोग कहां पर करना है? एनपीबीए। सुश्रुत में स्नेहपाक का प्रयोग हमें कहां पर करना है? पीना के बी। पाक के यहां पर कुल 3 भेद है, मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक। तो हमारा चरक का सूत्र क्या है? एनपीबीए। एन नस्य अर्थात मृदु पाक में नस्य। दूसरा भेद है मध्यम पाक। यहां पर चरक में दो चीजें एक साथ में है, पीबी अर्थात पान एवं बस्ती। खर पाक में ए अर्थात अभ्यंग। सुश्रुत का हमारा सूत्र है पीना के बी। तो पीना में पी एन ए के बी। मृदु पाक का प्रयोग पान हेतु, मध्यम पाक का प्रयोग नस्य तथा अभ्यंग हेतु, खर पाक का प्रयोग बस्ती तथा कर्ण पूर्ण हेतु। इन दो सूत्रों के माध्यम से आप स्नेह पाक का जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है उसको इफेक्टिवली याद रख पाएंगे। षाडंगर संहिता में मध्यम पाक सर्वकर्म हेतु उपयोगी है, अन्य सभी उन्होंने चरक संहिता के समान माना है। नेक्स्ट है स्नेह सिद्धि के लक्षण। चरक संहिता अनुसार फैन आगमम ये सर्पी सिद्धि के लक्षण है, जबकि फैन शांति वह तेल सिद्धि के लक्षण है। सुश्रुत ने इनसे विपरीत माना है। सुश्रुत अनुसार फैन आगम ये तेल सिद्धि है, फैन शांति वो सर्पी सिद्धि है। इसको आपको याद कैसे रखना है? इसको आपको याद रखना है सुश्रुत जो है उनको ध्यान में रखते हुए। आपको ऐसा सोचना है कि सुश्रुत महाराज के घर पे कोई मेहमान है, गेस्ट है, और वो पूड़िया जो है वो तल के उनको दे रहे हैं, परोस रहे हैं। तो जैसे ही पूड़ी आप डालेंगे तेल के अंदर, वो पूरी ऊपर आ जाएगी और फैन आगम, फैन जो है वो ऊपर की ओर आएगा, दैट इज तेल सिद्धि लक्षण। तो सुश्रुत फैन आगम तेल सिद्धि लक्षण, ये आप एक याद रखेंगे, बाकी सभी का सभी आपको याद रह जाएगा। फैन आगम तेल सिद्धि, तो सुश्रुत ने इनके अलावा क्या माना होगा? फैन शांति, दैट इज सर्पी सिद्धि। चरक ने सुश्रुत से विपरीत माना है, तो सुश्रुत अनुसार फैन आगम तेल सिद्धि, इससे विपरीत चरक ने माना है तो फैन आगम चरक अनुसार सर्पी सिद्धि। तो इस तरह से केवल एक चीज एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप चारों के चारों को याद रख पाएंगे। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल, हमारा सूत्र कौन सा है? आपको ये सोचना है कि सुश्रुत महाराज जो है वो पूड़िया, घर पे गेस्ट है, वो पूड़िया दे रहे हैं। फैन आगमम ये लक्षण किनका है? तेल सिद्धि का लक्षण है। इसके बाद वाला विषय है मासानुमासिक वृद्धि क्रम। मासानुमासिक वृद्धि क्रम जो है ये हमारा एफएक्यू टॉपिक है, यहां से एक प्रश्न निकलेगा ही निकलेगा। इनका इन डिटेल वीडियो, इनके कुल 2 वीडियो है, चरक संहिता का मत, सुश्रुत संहिता का मत। इनके डिटेल वीडियो जो है वो आज आपको मिल जाएंगे शाम तक।
ऑलरेडी ये अवेलेबल भी है, यहां से प्रश्न निकलेगा ही निकलेगा, कंफर्म निकलेगा। इनके साथ कई बार कंपैरेटिव में एलोपैथी साइड से पूछते हैं। तो प्रथम मास में लंबाई कितनी होगी? 4 मिलीमीटर। एम्ब्रियो जायगोट से 1000 गुना बड़ा हो जाएगा, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। तीसरे सप्ताह में हृदय में सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ होगा। तीसरा मास, यहां पर देह भार 20 ग्राम होगा। गर्भ निग्रहण तथा श्वसन क्रिया कर पाएगा। ऑसिफिकेशन सेंटर जो है उसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। हाथ पैर की अंगुलियां स्पष्ट तथा उन पर नाखूनों के निशान। गर्भ का लिंग स्पष्ट हो जाएगा, इसको बॉक्स तथा स्टार कीजिए, ये खास पूछा जाता है। चतुर्थ मास, यहां पर गर्भ रोम जो है उनका प्रादुर्भाव होगा तथा वर्निक्स कैसियोसा का निर्माण हो जाएगा। यहां पर माता को गर्भ स्पंदन की अनुभूति भी होगी। पांचवा मास, आंत्र में मेकोनियम जो है उसका प्रादुर्भाव होगा। छठवां मास, यहां पर बालक का जो भार है वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। वह अंतर्गत आंखें खोल सकेगा, आंखें बंद कर सकेगा। सातवां मास, वृषण इंग्वाइनल कैनाल में प्रवेश करेंगे, ये प्रश्न खास पूछा जाता है, इसको याद रखना है। फुफ्फुस परिपक्व हो जाएंगे। आठवां मास, वृषण वृषण कोश में उतर जाएंगे, ये भी प्रश्न खास पूछा जाता है। 9वें मास में भार कितना होगा? 2.5 किलोग्राम तथा सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण होंगे। सुश्रुत अनुसार तृतीय मास में इंद्रिया सूक्ष्म होगी। चतुर्थ मास में इंद्रिया प्रव्यक्त होगी। 7वें मास में इंद्रिया प्रव्यक्तर होगी। 3 स्थितियां बताई है अलग अलग। तीसरा मास, चौथा मास, 7वां मास। तीसरे मास में इंद्रिया सूक्ष्म, चौथा मास इंद्रिया व्यक्त, 7वां मास प्रव्यक्तर। इसी तरीके से दोरद अवस्था भी खास पूछी जाती है। चरक तथा काश्यप अनुसार तीसरा मास, सुश्रुत अनुसार चतुर्थ मास, वाग्भट अनुसार 3 पक्ष से लेके 5 मास तक। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज गर्भ में विविध अंग प्रत्यंग उत्पत्ति का प्रारंभ। गर्भ में विविध अंग प्रत्यंग उत्पत्ति, सामान्यतया ये शारीर स्थान का ओपिनियन है, ये मत है। ज्यादातर इस तरीके के प्रश्न अभी जो रीसेंट जीपीएससी होगी उसमें उतने नहीं पूछे जाएंगे, उसमें वो कम पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी ये विषय है, साथ में है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे देखेंगे। तो गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति जो है वो किनकी होगी? यहाँ पर चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता दोनों आचार्यों ने अपना अपना मत स्पष्ट किया है, मतलब इनके अंतर्गत ये चीजें आई है संहिता में। इसको हम सूत्रों के माध्यम से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर है हमारा प्रथम सूत्र क्या बनेगा? शिरा का शिर शौनक जैसा है। शिरा का शिर शौनक जैसा है। यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सबसे प्रथम वर्ड है
हमारे यहाँ पर जितने भी सूत्र है उनमें जो सबसे प्रथम वर्ड है वो चरक वाला है, सबसे जो आखिरी है वो सुश्रुत वाला है। शुरुआत चरक से, एंडिंग सुश्रुत से। शिरा का शिर शौनक जैसा, तो शिरा कुमार शिरा भरद्वाज, शिर अंग अवयव, शौनक जैसा शौनक। तो यहां पर गर्भ में सर्वप्रथम शिर की उत्पत्ति यह चरक अनुसार कुमार शिरा भरद्वाज का मत है, जबकि सुश्रुत अनुसार शौनक का। दूसरा सूत्र है काका का दिल कृति जैसा है। काका का दिल कृति जैसा है। काका कांकायन चरक, दिल हृदय किसके जैसा है? कृति जैसा, अर्थात कृतवीर्यम। हृदय की प्रथम उत्पत्ति चरक अनुसार कांकायन, सुश्रुत अनुसार कृतवीर्य। तीसरा सूत्र है भद्रेश की नाभि पारो जैसी है। भद्रेश भद्रकाप्य, तो चरक अनुसार ये भद्रकाप्य मत है कि नाभि प्रथम उत्पत्ति, जबकि सुश्रुत अनुसार पराशर। हमारा नेक्स्ट सूत्र है बड़ी के हाथ पैर मकड़ी जैसे है। बड़ी से बड़ीश चरक मत। गर्भ में प्रथम उत्पत्ति हाथ पैर की, चरक अनुसार बड़िश ने माना है। मकड़ी जैसे मार्कंडे, सुश्रुत अनुसार मार्कंडे। यहां पर आपको स्पेसिफिक ओपिनियन याद रखना है, चरक अनुसार प्रथम गुद उत्पत्ति ऐसा भद्र शौनक ने माना है। भद्र शौनक ये आपको याद रखना है। ठीक इसी तरीके से सुश्रुत अनुसार मध्य शारीर की उत्पत्ति ये सुबुति गौतम ने माना है। सर्व अंग प्रत्यंग एक साथ में उत्पन्न हो गए, ये चरक संहिता में आत्रेय मत है, जबकि सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी मत है। चार सूत्र यहां पर हमने देखे, शिरा का शिर शौनक जैसा, काका का दिल कृति जैसा, भद्रेश की नाभि पारो जैसी, बड़ी के हाथ पैर मकड़ी जैसे।